चलो, तो अपना फर्स्ट सेशन हुआ था। फर्स्ट सेशन में अपन ने बात किया था सेक्शन 123 के बारे में। सेक्शन 123 ये बोलता है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में हमको ये समझ में आया कि सर पहले तो होगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ आपके टर्म्स जो रहेंगे वो डिसाइड होंगे। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर उठकर बाहर आएगा एजीएम में, इसको डिक्लेयर करेगा, इस रेट को डिक्लेयर करेगा। इस रेट से ऊपर का रेट शेयर होल्डर्स कभी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इस रेट से नीचे का डिक्लेरेशन कभी भी हो सकता है। जब से आपने एजीएम में वो डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है उसके 5 दिन के अंदर आपको ये पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। और जब से आपने डिक्लेयर किया है उसके 30 डेज के अंदर आपको इस डिविडेंड को एक्चुअली पे कर देना है। लेकिन किसी कारणवश आप अगर पे नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाओगे वो हम देखेंगे। या तो आप पे नहीं कर पाए, या तो किसी इंसान ने आके आपसे जो डिविडेंड है वो क्लेम ही नहीं किया है, तो वो डिविडेंड आप सेपरेट एक अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर। और जैसे ही आपके 7 दिन के अंदर ये अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा आ चुका रहेगा, इस अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट के पैसे से ये अकाउंट जो रहेगा ये 7 साल तक एक्टिव रहेगा। और अगर 7 साल बाद में भी कोई डिविडेंड को क्लेम करने नहीं आया या किसी कारण से आप इसको पे नहीं कर पाए, तो आपको इसे ट्रांसफर कर देना है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 1। होमवर्क दिया था, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ना था, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ना था। आई होप तुमने वो पढ़ लिया होगा। इस पे आना है प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलो इस पे आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 द डिविडेंड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस। एक क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम व्हाट सोर्सेस विल देयर बी अ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो भाई सबसे पहला सोर्स आपका ये रहेगा प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से आप जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। सर इस साल में हमारे पास में प्रॉफिट नहीं है लेकिन पिछले सालों में हमारे पास में प्रॉफिट है, तो क्या मैं पिछले सालों के प्रॉफिट में से डिक्लेयर कर सकता हूँ डिविडेंड? हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि हाँ आप पिछले साल में भी पढ़ सकते हो, पिछले साल के प्रॉफिट से भी कर सकते हो। या फिर सर थोड़ा इस साल का प्रॉफिट थोड़ा पिछले साल का प्रॉफिट, ऐसे करके भी कर सकते हो। तो व्हाट इज द सोर्स? सबसे पहले है प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट्स अर्न्ड आर अराइव आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन द वर्ड डेप्रिसिएशन। सर आपको प्रॉफिट आपका वही वाला लेना है जिसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करके बैठे हो वो। अगर आपका कोई प्रॉफिट दिया होगा बिफोर डेप्रिसिएशन तो वो प्रॉफिट से आप डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर सकते हो। आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही वो प्रॉफिट जो बचेगा उसमें से आप डिक्लेयर कर सकते हो। सेम वेज profit of any previous financial years arrived at after providing for depreciation in accordance with rule schedule 2 and remaining undistributed profit shall be distributed। या फिर थर्ड है सर from both A and B। और फोर्थ any money provided by the government, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ऐसा पैसा जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है उसमें से भी आप पेमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कर सकते हो। तो अगर तुमको पूछा गया कि सर जो डिविडेंड है वो कौन कौन से सोर्सेस में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, तो 4 सोर्सेस निकलेंगे। पहला सोर्स है करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, या फिर बोथ, और एनी मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन 4 सोर्सेस में से आप अपना जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर सकते हो। उसमें से भी ये जो 2 रहेंगे, दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्लियर? चलो नोट 1, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस and depreciation not provided in the previous year or years are required to be set off against the profit of the current year। सर इनकम टैक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, तुमको पता है पिछले साल का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करके ला सकते हैं। अगर आप करंट ईयर का प्रॉफिट आप बोल रहे हो कि मेरे पास में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल लॉस था, उसके पिछले साल लॉस था, उसके भी पिछले साल लॉस था, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे ईयर 2019 में आपको 30 लाख रुपए का लॉस हुआ, फिर ईयर 2020 में ये लॉस बट ऑफ कोर्स कैरी फॉरवर्ड होगा।
ईयर 2020 में आपका 40 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो क्या आप इस 40 लाख रुपए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं सर, पहले ये जो 30 लाख का लॉस है ना, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा आपको करंट ईयर में। मतलब 40 लाख के प्रॉफिट में से पहले पिछले साल का 30 लाख का लॉस माइनस करो। अब हाथ में कितना पैसा बचा मेरे? इस 10 लाख को ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस 10 लाख में से भी अब तक आपने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था 3 लाख रुपए का, तो क्या आप 10 लाख का डिप्रिसिएशन, सॉरी 10 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? आप 7 लाख का ही प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वापस पढ़ता हूँ। बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड in the previous year or years are required to be set off against the profit of the company for the current year. current year में आपको उसको करना पड़ेगा। Second, in computing profit, any amount representing unrealized gains, notional gains or revaluation of asset and any change in carrying amount of an asset shall be excluded. Revaluation account समझता है? Revaluation of asset समझता है तुमको क्या होता है revaluation of asset? कैसे होता है रिवैल्यूएशन और क्यों होता है? पहली बात तो अगर किसी एसेट की वैल्यू किसी कारण बढ़ जाती है, ओके तो बेचने के टाइम पे उसका रिवैल्यूएशन करो। ओके करेक्ट। एक बात समझो, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैंने कुछ गोल्ड खरीदा था 2010 में, जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपए का। यहाँ पे मेरे पास में कैश पड़ा है 2 लाख रुपए की, तो मेरी बैलेंस शीट है 3 लाख रुपए की एसेट साइड। लाइबिलिटी में मेरा शेयर कैपिटल जो है वो है 2 लाख रुपए का, रिजर्व्स जो है वो है 50,000 रुपये के, और क्या बोल सकते हैं अपन, चलो रिजर्व्स पूरा 1 लाख का ले लो, ऐसे करके 3 लाख रुपए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है मेरे बैलेंस शीट में, ये प्राइस है 2010 का जो 1 लाख रुपए की है। आज मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ और बैंक के पास जाके बोलता हूँ, जबकि इसका मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इसका गोल्ड का है 5 लाख रुपए, मैं आज बैंक के पास जाके बोलता हूँ कि बैंक वाला मुझे है ना सिर्फ 3 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या बैंक वाला इस बैलेंस शीट को देख के मुझे 3 लाख का लोन दे सकता है क्या? बैलेंस शीट के फॉर्मूले के हिसाब से ये बोला जाता है, आपको जितने भी रुपए का लोन चाहिए, आपके एसेट का 80% से कम, 80% से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। मेरी एसेट साइड कितने रुपए की है? 3 लाख रुपए की। 3 लाख का 80% कितना होगा? 2,40,000 रुपए। तो मैं मैक्सिमम 2,40,000 रुपए का ही, 2,40,000 रुपए का ही लोन ले सकता हूं, जबकि मैं लोन कितने का मांग रहा हूं? 3 लाख रुपए का। तो मुझे गवर्नमेंट, मुझे बैंक देगी 3 लाख का लोन? नहीं देगी। इसी के लिए एक बात बताओ, इस बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम है क्या? बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम? सर आपकी जो गोल्ड है वो आज भी 1 लाख का दिख रहा है, जबकि वो गोल्ड का वैल्यू होना चाहिए 5 लाख रुपए का। तो चलो ठीक है, मैं एक नई बैलेंस शीट बनाता हूं। अब तुम बोल रहे हो गोल्ड की वैल्यू कर दूं मैं यहाँ पे 5 लाख की, मतलब 4 लाख से मैंने रीवैल्यू कर दिया उसको। कैश मेरे पास में बढ़ी क्या? कैश बढ़ी, कम हुई, कुछ हुआ? सर वो तो आज भी उतना ही खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे शेयर कैपिटल 2 लाख का, रिजर्व्स 1 लाख के। बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? देख लो, बैलेंस शीट तो वही बनाई है मैंने जो थी। सर प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गया 4 लाख का डिफरेंस आ गया। देख लो 4 लाख का डिफरेंस है कि नहीं इस बैलेंस शीट में? एसेट साइड देख लो, लाइबिलिटी साइड देख लो। सर प्रॉब्लम क्या है, आपने इसको एसेट को रीवैल्यू तो कर दिया, बट इससे कोई कैश तो आना जाना हुआ ही नहीं आपके अंदर। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम गया का, प्रॉब्लम यहां गया कि आपने एक बनाना था रीवैल्यूएशन रिजर्व, और वो बनेगा 4 लाख रुपए का। अब हो गई बैलेंस शीट टैली। तो जब मैं लाइबिलिटी साइड में देख रहा हूं कि मेरे पास में रिजर्व्स कितने हैं, क्योंकि सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या है? फर्स्ट करंट ईयर प्रॉफिट, सेकंड पास्ट ईयर प्रॉफिट, थर्ड
आउट ऑफ बोथ, और फोर्थ एनी मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो तुमने बोला इस साल का आपका जितना भी प्रॉफिट है, इस साल का आपका जितना भी रिजर्व्स है, उतना आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। मैं देखने गया कि मेरा रिजर्व कितना है, तो मुझे दिख रहा है मेरा रिजर्व है 5 लाख रुपए का, जबकि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए है भी क्या? तो क्या मैं इस रीवैल्यूएशन रिजर्व के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या? तो एनी काइंड ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व शैल बी एक्सक्लूडेड। देखो नोट नंबर 2 यही बोल रहा है। समझ में आया? चलो, need for providing depreciation out of the profit before declaring dividend. Dividend is an apportionment from the revenue profit. Therefore, dividend should never be declared out of capital. This is also the reason for prohibition on issue of shares at a discount, which you studied in the topic share capital and debentures, जो अपन ने नहीं पढ़ा है। Depreciation क्या होता है सर? तुमको पता है, depreciation is a notional estimate of reduction in the value of asset due to wear and tear, efflux of time, improvement in technology, etc. If depreciation is not provided, there will be two consequences. First, the value of asset will be overstated in the balance sheet. सोचो ना, इस गोल्ड के जगह पे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी होती, इस गोल्ड के जगह पे मैंने कोई कार खरीदी होती, तो कार मैंने खरीदी होती 2015 में बस 10 लाख रुपए की, क्या 2020 में भी वो एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपए ही है सर? बट ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन करना मैंडेटरी हो जाता है, तभी वो एसेट का रियल वैल्यू आपको पता चलता है, वरना एसेट की जो वैल्यू वो ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी। और अगर एसेट की वैल्यू ओवरस्टेटेड हो गई तो तुमको नहीं लगता प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड हो गया? क्योंकि जब भी तुम डेप्रिशिएट करोगे तो जर्नल एंट्री के पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, और ये डेप्रिसिएशन तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तुमने डेप्रिशिएट नहीं किया तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जबकि इतना तो प्रॉफिट तुम्हारे बैंक में आ भी नहीं रहा है। तो अगर डेप्रिसिएशन देना मैंडेटरी है, वरना एक तो एसेट की वैल्यू ओवरस्टेटेड हो जाएगी और प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड हो जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? चलो, एग्जाम्पल नंबर 4 खुद से पढ़ो एक बार, तो तुमको हैबिट लगेगी खुद से इंटरप्रेट कैसे करना है उसको। समझ में आया? वही रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? नहीं। चलो, एक बात बताना, तुमको कभी तो भी ऐसा तुमने 12th में पढ़ा होगा या फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि तुम्हें जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने होते हैं तो तुम्हें कुछ पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, कुछ पैसा आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करके रखना पड़ता है। इन द सेम मैनर, जब भी मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो डिविडेंड क्या मैं 100% डिक्लेयर कर सकता हूं क्या, या मुझे कुछ ना कुछ रिटेन्ड अर्निंग रखना मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी है रिटेन्ड अर्निंग रखना? मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं है तो क्या मुझे कुछ पैसा रिजर्व्स में डालना मैंडेटरी होगा या ऑप्शनल होगा? सोच के बताओ, ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा? क्या बोलता है श्रेयस, ऑप्शनल होगा या मैंडेटरी होगा? ऑप्शनल होगा, बट ऑफ कोर्स अगर मैं 100% डिविडेंड तुमको बांट सकता हूं, जब मैं तुमको 100% डिविडेंड बांट सकता हूं तो मुझे पैसा साइड में निकाल के रखना फ्यूचर पर्पस के लिए ये कंपलसरी है? नहीं, आप 100% डिक्लेयर कर दो। ये प्रोविजन जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 में आई है। एज पर कंपनीज एक्ट 1956 आपको कुछ ना कुछ पैसा साइड में रिजर्व्स में निकाल के रखना मैंडेटरी हुआ करता था। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व।
transfer of profit to the reserves for any financial year has been left, underline, has been left to the discretion of the company. कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है, उसको निकाल के रखना है तो रखे, उसको नहीं रखना है तो वो नहीं रखे. Therefore, a company is free to transfer any portion of its profits to its reserve as it may deem fit. It may also decide not to transfer any amount to the reserves. समझ में आया? उसको चाहे तो वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है, वो चाहे तो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकता है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सर व्हाट इफ हमारा लॉस है बट फिर भी हमें डिविडेंड देना है, तो क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इन द केस ऑफ लॉस? समझ में आया? ठीक है. ऋषभ रीड करना. Where in any year there are no adequate profit for declaring dividend, the company may declare dividend out of an accumulated. अंडरलाइन द वर्ड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्नड बाय इट. ठीक है. हाँ. Accumulated profits earned by it in previous year and transferred by it to the free reserves only in accordance with the procedure laid down in Rule 3 of the company's declaration and payment of dividend rules to ठीक है. क्लियर है. नोटबुक निकालो. नोटबुक में कुछ लिखा तुमने अब तक कि कुछ भी नहीं लिखा? सर वो जो आपने चार्ट निकालना बोला था. ठीक है. उसके नीचे लिखोगे तुम, चार्ट के नीचे एक स्टार बना के लिखोगे सोर्सेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और लिखकर छोड़ देना. ये तुम लिख लोगे 4 सोर्सेस है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट होगा तुम्हारा ये, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है? उसमें लिखोगे इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी टू ट्रांसफर द अमाउंट टू reserve, full stop. Company may opt not to transfer any amount to the reserve. डन. नेक्स्ट लिखोगे 4th पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ inadequate profit. In case of inadequate profit. उसमें अंदर लिखना इन केस ऑफ inadequate profits. In case of inadequate profits, company need to follow. In case of inadequate profits, company need to follow the procedures. Company need to follow the procedure laid down. Company need to follow procedure laid down in Rule 3. In Rule 3. Full stop. In Rule 3, there are 3 conditions that need to be fulfilled. There are 3 conditions that need to be fulfilled. Full stop. कलर चेंज कर देना पेन का. Need to be fulfilled. Full stop. कलर चेंज कर देना पेन का और उसमें नीचे में लिखना कंडीशन 1. कंडीशन 1
आप समझ लो कंडीशन 1 क्या है, जो तुमको पता है ऑलरेडी। सर अगर आपके कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप रूल 3 को फॉलो कर सकते हो। और रूल 3 के फॉलो करने में आपको 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन 3 कंडीशंस का फुलफिलमेंट कर लेते हो, आप भले लॉस में हो फिर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड। पहली कंडीशन ये है, आप पिछले 3 सालों का जो भी रेट है उसके एवरेज से ज्यादा का रेट का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिंस आपको लॉस हुआ है। तो कंडीशन 1 लिख देना, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड the average of the rates, the average of the rates of immediately 3 preceding years, of immediately 3 preceding years, of the rates of immediately 3 preceding years। मतलब अगर मैं इस साल दो हजार 17, चलो 18, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, करंट 2023 में मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, फिर भी मुझे डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करना है। अब मेरे रेट ऑफ डिविडेंड क्या है वो देख लेना, 10, 15, 17, 20, 5। तो 2023 में मुझे लॉस आया है, मैं कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ, इसका आंसर देना। 14 या 14 से कम। 14 या 14 से कम, ओके। सर इसके पहले के 3 साल कौन से, ये वाले? तो आपको एवरेज निकालना है 17 + 20 + 5 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स टू 17 + 20 37, 37 + 5 42, 42 डिवाइडेड बाय 3 40, हाँ बराबर है ना, 42 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, एग्जैक्ट 14%। तो सर आप मैक्सिमम 14% का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है 14.01% करने की तो क्या आप कर सकते हो, नहीं। क्या आपका इच्छा है 13% करने की तो आप कर सकते हो, हाँ। क्या आपका इच्छा है 5% की कर सकते हो, हाँ। 14% से नीचे करना, बस खत्म। मैक्सिमम 14 तक कर सकते हो, 14 कर सकते हो, 14% कर सकते हो, यस ठीक है। उसी के नीचे कलर चेंज करके लिखना, उसी पॉइंट में कंडीशन 1 में लिख रहे हैं। ये व्हाट इफ अगर कंपनी को शुरू हुए ही 2 साल हुए होंगे, अब एवरेज कैसे करोगे? लास्ट 2 ईयर्स का नीचे लिख देना कलर चेंज करके। हावेवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई, हावेवर दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई if the company has not declared, if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding years, in each of the 3 preceding years, मतलब अगर पिछले 3 साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं था तो ये कंडीशन को फुलफिल करोगे कैसे, 0 डिवाइडेड बाय 3 करके? तो ये कंडीशन अप्लीकेबल ही नहीं है। और रहा बात क्वेश्चन मैंने जो पूछा कि अगर 2 साल की हुआ होगा तो 2 साल का एवरेज लोगे, तो 2 साल में थर्ड ईयर का एवरेज, थर्ड ईयर का एडिशन 0 करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे। समझ में आया क्या? पक्का? चलो कंडीशन 2 नेक्स्ट लिखना, कंडीशन 2, पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करूंगा। द अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम प्रॉफिट, द अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द प्रॉफिट shall not exceed 10% of
पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स shall not exceed paid up capital and free reserve. मुझे 70,000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं पिछले किसी प्रॉफिट्स वाले ईयर में से, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? रेट कितना आ रहा है सर? एवरेज रेट 14% का आ रहा था अपना, मैं तो खाली 8% ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, या मैं तो खाली 7% ही डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं कंडीशन 1 को तो फुलफिल कर रहा हूँ। और 7% डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए मुझे जो अमाउंट विड्रॉ करना है वो 70,000 का करना है, तो क्या मैं ये 70,000 रुपए विड्रॉ कर सकता हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल ये वाला, हाँ ये वाला। शेष तेरी आवाज नहीं आ रही है। इल्ले तेरे को आ रही है ऋषभ इसकी आवाज? मेरे को भी नहीं आ रही है। सर आपको जितना भी अमाउंट विड्रॉ करना है दैट अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है मेरा? 2 लाख। रिजर्व्स कितना है मेरा? 1 लाख। रिजर्व्स कितना है? रीवैल्यूएशन रिजर्व को लूंगा क्या मैं? तो रीवैल्यूएशन रिजर्व तो ले ही नहीं सकता, तो मेरे पास में फ्री रिजर्व कितना बचा है मेरे पास में? 1 लाख का, तो टोटल हो गया 3 लाख। तो 3 लाख का 10% 30,000, मतलब मैं 30,000 से ज्यादा नहीं विड्रॉ कर सकता हूं। और मैं कितना निकालने की कोशिश कर रहा हूं? 70,000। मैं कर पाऊंगा क्या? तो मैं मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकता हूं? 30,000 ओनली। ये तो कंडीशन 2 बोल रहा है कि टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड, मतलब शैल बी लेस देन 10% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। करेक्ट? ठीक है। तो सर मैंने 30,000 रुपए निकाल लिए, मैं इस साल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, और लेकिन ये सारी 3 कंडीशंस क्यों फुलफिल करनी पड़ रही है मुझे? क्योंकि मेरे पास में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है इसके लिए। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट ही नहीं होता तो ये सब झंझट मारी नहीं होती। सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब कितना आपको लॉस आया है? मुझे इस साल का लॉस जो आया है वो आया है 7,000 रुपीज का। अब लॉस तो लॉस होता है, 1 रुपए का हो कि 1 करोड़ रुपए का हो। सिंस लॉस है इसके लिए मैं रूल 3 को फॉलो कर रहा हूं। तो यहां मेरे को लॉस है 7,000 रुपए का, और यहां मैंने उठाए पैसे 30,000 रुपए का। क्या मैं 30,000 रुपया ट्रांसफर कर सकता हूं शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? आंसर इज नो। अगर आपके पास में लॉस है और आपने अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ किया होगा, सबसे पहले आपको करंट ईयर के प्रॉफिट को सेट ऑफ करना पड़ेगा। मतलब अब मेरे पास में कितना अमाउंट बचा है? 23,000 रुपए। मुझे 23,000 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इसमें एक और ट्विस्ट बचा हुआ है, वो ट्विस्ट कंडीशन 3 है। कंडीशन 3 क्या बोलता है? द अमाउंट सो ड्रॉन, कौन सा अमाउंट सो ड्रॉन मतलब कितना रुपया? 30,000 rupees. The amount so drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which the dividend is declared, and only thereafter any dividend in respect of equity share shall be declared. तो कंडीशन 3 आपने क्या बता दिया कि आपको पहले लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा। एक और कंडीशन है, कंडीशन 4 है, वो एक्चुअल में कंडीशन 4 नहीं है, कंडीशन 3 के अंदर ही वो सब कंडीशंस है, बट एक और कंडीशन बोल दिया गया इन्होंने। कंडीशन 4 क्या बोलता है? द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉइंग सच। मेरे को एक बात बताओ, मेरा रिजर्व कितना था? 3 लाख। फिर गलत किया तूने। रिजर्व्स कितना था? 1 लाख। रिजर्व्स 1 लाख का था। रिजर्व पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा मैं, ये तो शेयर कैपिटल 2 लाख का है, रिजर्व्स 1 लाख का है, और रीवैल्यूएशन 4 लाख का है। रिजर्व्स कितना था मेरे पास में? 1 लाख का। 1 लाख में से मैंने कितना विड्रॉ किया? 30,000। अब बैलेंस कितना बचा रिजर्व का? 70,000। तो शेयर कैपिटल मेरा अभी भी बचा है 2 लाख का, रिजर्व्स मेरा बचा है 70,000 का, तो टोटल कितना हो गया?
2.7, ठीक है। चलो क्या बोलता है देखना, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉइंग सच अमाउंट, मतलब 70,000 शाल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेड अप शेयर कैपिटल कितना था मेरा? 2 लाख। इसका 15% कितना होगा? 30,000। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए रिजर्व्स का अमाउंट। मेरा रिजर्व का अमाउंट कितना गया? 70,000। तो मतलब ये मैंने कंडीशंस फुलफिल किया या नहीं किया? तो आप बिंदास 30,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? वॉट इफ अगर मैं 40,000 विड्रॉ कर लेता, सॉरी 70,000 विड्रॉ कर लेता, या 72,000 विड्रॉ कर लेता, फिर रिजर्व्स का बैलेंस कितना बच जाता? 28,000। जबकि मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए उसके अंदर? 30,000 का। तो चलता या नहीं चलता? नहीं चलता। तो आपको फिर से रिकैलकुलेट करना पड़ता सब कुछ। तो जब भी कंपनी को लॉस होता है और कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले वो कंडीशन 4 के पास जाता है, क्योंकि कंडीशन 4 में बोला है कि बैलेंस इससे नीचे नहीं जा सकता, मतलब मिनिमम बैलेंस इतना तो मेरे को रखना पड़ेगा। तो मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? कितना विड्रॉ कर सकता हूँ? इतना विड्रॉ किया, उसमें से पहले तो मेरे को सिर्फ लॉस को सेट ऑफ कर देना पड़ेगा, फिर इसके हिसाब से मेरे को ये देख लेना पड़ेगा कि रिजर्व्स में से कितना निकाल सकता हूँ और उसका परसेंटेज कितना आएगा। समझ में आए? तो कंडीशन 3 लिखना, कंडीशन 3 लिखना, एनी अमाउंट सो विड्रॉन, एनी अमाउंट सो विड्रॉन, any amount so withdrawn shall first be utilized, shall first be utilized, any amount so withdrawn shall first be utilized in setting off the loss of the current year, setting off the loss in the current year in which the dividend is to be declared, in which the dividend is to be declared. Full stop. Condition 4, the balance of reserves after such withdrawal, the balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of PSC, 15% of PSC. फुल स्टॉप। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिखना कंडीशन कलर चेंज करके, काइंडली नोट दैट ऑल द कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड, काइंडली नोट दैट ऑल द कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। नीड टू बी सेटिस्फाइड। चलो इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 3 क्या बोलता है? कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 लाख। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाने का ट्राई करते हैं। कैप्रिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 लाख एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ 240 लाख। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 30 लैक्स। लॉस है हमारा 30 लैक्स का। डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट ड्यूरिंग द 3 ईयर इमीजिएटली प्रिसीडिंग द ईयर्स, ईयर 1 9 10 12। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर द करंट ईयर? अच्छा भाई 200 और 240 है हमारे पास में। तो कंडीशन 1, पहली बात तो लॉस है, लॉस है। इस आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन से कर लेंगे डायरेक्टली? सर पहले तो प्रोविजन आएगी। प्रोविजन कैसे लिखेंगे?
क्या लिखेंगे प्रोविजन? मैं लिखता ना आंसर को तो मैं इस तरीके से लिखता, कैलकुलेशन तो मैं बाद में करता, मैं पहले प्रोविजन लिखता। प्रोविजन ऐसे तरीके से लिखता मैं, एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तुम पूरा लिखोगे, मैंने सी ए लिखा है सिर्फ, कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी हु wants to declare dividend in case where company has insufficient profit can declare the dividend after fulfillment of conditions laid down under Rule 3. समझ में आया? Following are the details of fulfillment of conditions. मतलब हमने ये बता दिया कि हमको ये पता है कि रूल 3 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। उसमें हम लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन ये बोलता है इन केस ऑफ लॉस मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर रेट्स। तो उस हिसाब से मेरा कंडीशन 1 में रेट क्या आएगा? 10.33%। 10.33। सर हम कैसे करेंगे? 9 + 10 + 12। सर किधर गया तू एसी? हाँ, 9 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 10.33, मतलब मैक्सिमम रेट कुड बी 10.33%, ऐसा बोले। अब 10.33% है तो ये 10.33% आप कैसे निकालोगे? किसका निकालोगे? पेड अप शेयर कैपिटल का। तो 10.3% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 लाख, मतलब मैक्सिमम कितना डिविडेंड दोगे आप? 20.6 लाख। अब आपको देना है 20.6 लाख। कंडीशन 2 क्या बोलता है? कंडीशन 2 क्या बोलता है? फ्री रिजर्व्स। सर पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के 10% से ज्यादा का अमाउंट आप रिजर्व में से नहीं निकाल सकते, और अगर आपने निकाला तो कंडीशन 3 क्या बोलती है? पहले करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करने का। करंट ईयर में लॉस कितना हुआ है अपना? करंट ईयर में लॉस हुआ था 30 लाख का लॉस हुआ था। तो अब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स पहले तो कितना है देख लो। पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स किधर गया? पेड अप शेयर कैपिटल 440 लाख। 440 लाख के 10% से ज्यादा का विड्रॉ नहीं कर सकता, तो 10% कितना हो गया मेरा? 44 लाख। मुझे विड्रॉ कितना करना है? 20.6। ये अभी अपन ने निकाला। मुझे विड्रॉ कितना करना है? 20.6 का। तो मैं निकाल सकता हूं सर 20.6 का निकालना है, निकालने की औकात 44 लाख की है, तो मैं तो वेल विद इन दी लिमिट हूं, तो मैं 20.6 निकाल लूंगा। सर लेकिन लॉस, हाँ लॉस सर लॉस ज़्यादा है ना, 30 लाख का लॉस सेट ऑफ करूंगा तो मेरे पास में कुछ बचेगा क्या पैसा? तो मैं कितना निकाल सकता हूँ? 14 लाख। और मतलब मेरे पास में बैलेंस बचेगा 14 लाख का। ठीक है, कंडीशन 3 क्या बोलती है? देख इसने क्या किया, आप कंडीशन 3 में वो 15% घुसेड़ दिया। मैंने बोला ना कंडीशन 3 था, उसने जानबूझ के एक 4th कंडीशन डाला है। कंडीशन 3 क्या बोलता है? हो गया, हमने वो कर दिया। अब कंडीशन 4 क्या बोलता है? 15% से नीचे का नहीं गिरना चाहिए। अब देख क्या बोलता है, प्रपोज कितना कर रहे हैं हम डिक्लेयर करने का, सॉरी निकालने का डिविडेंड? 14 लाख का। किस में से? एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना था मेरा? एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना दिख रहा है मेरा? 240 लाख। तो बैलेंस रिजर्व में बैलेंस कितना बच जाएगा? 226 लाख बराबर है। और पेड अप शेयर कैपिटल का 15% कितना होगा?
30 लाख मतलब 30 लाख तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही हो रहा, 226 लाख बचा है, मतलब मैं 14 लाख का निकाल 44 लाख निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? 14 lakhs 14 लाख, हाँ, सेट ऑफ करने के बाद में 14 लाख निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते। Thus, the company can declare a dividend of 14 lakhs at the rate of 7%. देखो रेट कम हो गया, मैक्सिमम रेट कितना था मेरा 10.3% का, अब मैंने निकाला कितना, खाली 14 ही निकाला, तो अभी 7% आता है क्या देख लो। 14 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 14 लाख निकाला तुमने, 200 लाख का शेयर कैपिटल था, कितना परसेंट आया? 7%। हम मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 10.5%, 10.5 भी नहीं, 10.3%, तो हमने निकाल दिया। इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क मार्क करो। ठीक है, चलो। डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड मतलब मैंने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसको मुझे अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, कितने दिन में? 5 दिन में। In terms of section 123 subsection 4, the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a separate account maintained with a scheduled bank. This is to be done within 5 working days. यही बात बोली तुमने कि 5 दिन में तुमको कर लेना पड़ेगा। हाँ, स्केड्यूल बैंक मतलब सेपरेट बैंक, नेशनलाइज जो या गवर्नमेंट की जो भी बैंक है, स्केड्यूल जो ऐसी बैंक जो कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल में आती होंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केड्यूल्ड बैंक, आपको कर लेना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आज स्टार्ट नहीं करेंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कल स्टार्ट करेंगे, आज यही तक का स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच है मेरी इसके लिए। सर मेरे को एक बार उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। किसका? इलस्ट्रेशन की। प्रोविजन निकालना होगा। हाँ, एक मिनट, ये जो होमवर्क करना है उसकी बात कर रहा है? नहीं वो नहीं सर, आपने आंसर लिखा था ना एज पर सेक्शन 123। ओके, किधर लिखा मैंने आंसर? ये रहा। समझा यहाँ तक? श्योर हो तुम? हाँ। अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने जिसका स्क्रीनशॉट लिया है उसको तुमको, जैसे मैंने तो ये प्रोविजन वाला पार्ट बताया सिर्फ कि इसमें प्रोविजन हो गया, इसमें कंडीशन मैंने लिखी नहीं, तुमको कंडीशन के साथ में वो आंसर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना है, मतलब उसका फोटो खींच के मैसेज डाल देना है, मतलब जैसे कंडीशंस वगैरह सब लिख के पूरा एज जैसे तुम एग्जाम में लिखोगे वैसा, ताकि मेरे को ये समझ में आए कि तुम तुम्हारे हिसाब से कैसे लिख सकते हो आंसर को। और कंडीशन का वो पूरा लिखना पड़ेगा, जो कंडीशन तुमने बुक में लिखा, हम बुक में वही सारी चीज़ें लिखने वाले जो तुमको एग्जाम में लिखते आएगी। ठीक है, तो अब वो कंडीशन के लिए तुम बार बार मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला खोल लोगे तुमको समझ जाएगा, अच्छा ये सारी चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, चलो कल मिलेंगे सेम टाइम, अपना 4:30 वाला टाइम। ठीक है, इनकेस अगर टाइम कुछ चेंज रहेगा तो मैं बोलूँगा। DT तो है अपना 2:30 को, 2:30 है ना अपनी बैच? हाँ 2:30 DT अपनी है 2:30 को। ठीक है, चलो बाय बाय।